नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल आने वाले, और हम करेंगे रिवीजन राजस्थान के भूगोल का वीडियो एग्जाम के लिए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा पहला बिंदु है आज का राजस्थान का सामान्य परिचय, विस्तार एवं स्थिति। राजस्थान के भौगोलिक परिचय की बात करें, भौगोलिक परिचय का मतलब है कि राजस्थान के जो स्थान है या राजस्थान वाला जो प्रदेश है आज का, उसको प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि यानी कि रामायण के समय की, तो रामायण के टाइम पर महर्षि वाल्मीकि ने आज के इस राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। महाभारत के समय की हम बात करें तो बीकानेर कुरु जांगला कहा जाता था, जोधपुर को माद्रे जांगला कहा जाता था। अलवर है, अलवर के जो अलग अलग हिस्से वो अलग अलग जनपदों में थे। से उत्तरी जो इसका भाग है वो कुरु देश में था, दक्षिणी और पश्चिमी जो भाग है वो मत्स्य देश में थे, और पूर्वी जो भाग है वो सूरसेन में था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा। भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला जो क्षेत्र था वो सूरसेन के अंदर आया करते थे। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का प्राचीन नाम है सिवी, मेदपाट, प्रागबाट और मेवाड़। उपरमाल की बात करें तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, उसको उपरमाल कहते हैं। भौराट के पठार की बात करें तो गोगुंदा, धरियावाद, ईसवाल, राजसमंद एवं कुंभलगढ़ तक का जो क्षेत्र है उसको भौराट कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भ्याग्रवाट और वागड़ कहा जाता है। भौमट, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर का अगम्य पर्वतीय क्षेत्र भौमट कहलाता है। मेवात की हम बात करें तो अलवर के मेव जाति का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है। कांठल, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के आसपास का जो भूभाग है उसको कांठल कहा जाता है। मेवात, अलवर में मेव जाति का जो निवास क्षेत्र है उसको कहा जाता है। छप्पन के मैदान की बात करें तो प्रतापगढ़ और उसके आसपास, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसको छप्पन का मैदान कहते हैं, जो कि कहते हैं कि 56 नदी नालों से मिलकर बना है ये, इस कारण से छप्पन का मैदान कहते हैं। सपाद लक्ष्य की बात करें तो सांबर और अजमेर का जो क्षेत्र है उसको सपाद लक्ष्य कहा जाता है। हाड़ौती, कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती कहा जाता था। नागौर का प्राचीन नाम ऐ छत्रपुर था। भटनेर का नया नाम हनुमानगढ़ है, यानी हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? भटनेर। भाटी शासकों द्वारा शासित था, बाद में इसको भटनेर को मंगलवार के दिन जीता गया तो इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। थली किसे कहते हैं तो दक्षिण गंगानगर, दक्षिण पूर्वी हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू का जो मरुस्थलीय भाग है उसको थली कहा जाता है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। शेखावाटी, शिक्कर, झुंझुनू, खेतड़ी, चूरू, इन क्षेत्रों के अंदर राव शेखा जी और उसके वंशजों के द्वारा जो शासित क्षेत्र है उसको शेखावटी या पंचपाणा कहा जाता है। जोधपुर की बात करें, मरु, धनव, मारवाड़ और मारवाड़ जोधपुर के प्राचीन नाम रहे हैं। जोधपुर के भूभाग को इस नामों से जाना गया समय पर। गुर्जरात्र किसे कहते हैं? गुर्जरात्र डीडवाना से जालोर तक का क्षेत्र है, इसका प्राचीन नाम सारस्वत है। अर्बुदेश सिरोही को कहा जाता है। श्रीमाल, भीनमाल व उसके आसपास का क्षेत्र श्रीमाल कहलाता था। गोडवाड़ की बात करें, लूणी बेसिन के अंतर्गत जालोर हो, पाली हो, बाड़मेर के कुछ भाग आते हैं। ये लूणी के किनारों पर स्थित हरा भरा देश है, सॉरी हरा भरा भूभाग है। मालानी, बाड़मेर में मल्लीनाथ जी और उसके वंशजों का जो क्षेत्र है उसको मालानी कहते हैं। मांड, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को वल्ले या दुग्गल कहते हैं। मेरवाड़, मारवाड़, मेवाड़ तथा अजमेर की सीमाओं के बीच मेर जाति का निवास क्षेत्र मेरवाड़ा। मेर जाति का निवास क्षेत्र मेरवाड़ा। मेव जाति का निवास क्षेत्र मेवात, अलवर में। मेरवाड़ा, मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर
राजस्थान प्रदेश के नामकरण की बात करें कि नामकरण कैसे हुआ, तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, और इस बात का उल्लेख करते हैं विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में इनकी किताब आती है मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें ये कहते हैं विलियम फ्रैंकलिन कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला आदमी था जिसने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। रायथान, इसको कर्नल जेम्स टोड ने कहा, साहित्य के आधार पर और पुरानी बहियों के आधार पर राजस्थान शब्द पहली बार हमें ये राजस्थान या द्वितीय के रूप में मिलता है, जो कि विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी का बसंतगढ़ शिलालेख है, जो कि सिरोही के अंदर है, वहां से हमें ये शब्द मिलता है। इसके अलावा जो पहली किताब जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है वो मूर्णोत्तरीय ख्यात है, वीरभान की राजरूपक है, प्राचीनतम ग्रंथ ये है। इसके बाद पहली बार राजस्थान का सही शब्द का सही तरीके से यूज इस भूभाग के लिए करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस शब्द का प्रयोग किया। एनाल्स और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। बाद में 26 जनवरी 1950 को यानी जब संविधान लागू हुआ तो इस भूभाग के लिए राजस्थान नाम को स्वीकृत किया गया। राजस्थान का विस्तार एवं स्थिति की हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक हमारी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है हमारी 869 किलोमीटर। किलोमीटर। हम बात करें लंबाई चौड़ाई की, अगर हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो इसकी जो लंबाई है वो तो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। फिर हम बात करें पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इसकी पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। फिर हम इसमें विकर्ण की बात करें राजस्थान में कि विकर्ण कैसे हैं, तो विकर्ण दो विकर्ण बनते हैं हमारे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से, कहां से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व से यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इसकी जो लंबाई है वह है 784 किलोमीटर, और एक ये बनता है हमारा उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, ये हमारा बनता है। इसकी जो है वो है 850 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 850। तो दोनों विकर्णों के बीच, दोनों विकर्णों की लंबाइयों के बीच जो अंतर है वो है 66 किलोमीटर। कितना है? 66 किलोमीटर। कितना है? 66 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 66 किलोमीटर विकर्णों का, और लंबाई चौड़ाई का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। आगे देख, स्थिति की बात करें तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, भारत के हिसाब से ये उत्तर पश्चिमी भाग में है। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में है, विश्व दृष्टि से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है।
अक्षांशीय विस्तार इसका, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो वो 69 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 8 डिग्री 17 अंश। हम बात करें अगर राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री और 9 अंश, 7 डिग्री 9 अंश अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है, अक्षांशों में है। और हम अगर बात करें राजस्थान के देशांतरी विस्तार की, देशांतरी विस्तार कितने देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है, देशांतरी विस्तार है हमारा 9 डिग्री और 47 अंश देशांतरों में, देशांतरों में। ये ध्यान रखिएगा, हमारा टोटल अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री और 9 अंश और देशांतरी विस्तार है 9 डिग्री 47 अंश। कटिबंध की बात करें तो हम शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं अधिकांशतः। राजस्थान की अगर सीमा की हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो टोटल ओवरऑल सीमा है, मानिएगा ये राजस्थान है हमारा, लगभग ऐसा सा मान लीजिएगा। इसके राजस्थान के चारों ओर की जो पूरी स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। इस 5920 किलोमीटर में से ये हमारे लगभग यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन सी सीमा? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और फिर ये यहां से लेकर और ये पूरी यहां तक, ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। कौन सी सीमा है? ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा है? अंतर्राज्यीय सीमा। ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा, इस टोटल 5920 किलोमीटर में से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारी वो 1070 किलोमीटर की है। और अंतर्राज्यीय जो सीमा है हमारी, इसकी जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है। तो टोटल हमारी होती है 5920 किलोमीटर। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद में श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर के बाद में बीकानेर है। बीकानेर के बाद में जैसलमेर है। और जैसलमेर के बाद में जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर है। बाड़मेर है। ये 4 जिले जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक तो बनाएगा कौन? जैसलमेर, और सबसे कम बनाएगा बीकानेर। श्रीगंगानगर में हिंदुमल कोट से शुरू होती है, ये हिंदुमल कोट से शुरू होती है, और बाड़मेर में शाहगढ़ तहसील तक, शाहगढ़ तहसील और बक्खासर गांव, बक्खासर गांव यहां तक जाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो टोटल इसकी जो 4 जिले हमारे इसके ऊपर है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय अगर सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा टोटल ये है हमारे यहाँ पर पंजाब है। पंजाब के बाद में हरियाणा है। हरियाणा के बाद में यूपी है, और यूपी के बाद में इधर एमपी है, और इधर है गुजरात। इधर कौन सा है? गुजरात।
तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो राज्य हैं वो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है और गुजरात है। ये स्थित राज्य है। सबसे कम बनाएगा 89 किलोमीटर की पंजाब और सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की बनाएगा कौन? मध्य प्रदेश। राजस्थान के साथ सीमा बना हुआ है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ है। ये जिले हैं। पाकिस्तान के 9 जिले जो हमसे टच होते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, ये पंजाब प्रांत के हैं। इसके अलावा घोटगी, सुखपुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर ये सिंध के हैं। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की। सीमावर्ती जिलों की संख्या हमारे यहाँ 28 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनकी संख्या 25 है। विशुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा पर जो जिले हैं वो 23 है। 2-2 राज्यों सीमा बनाने वाले जिले हमारे 4 हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। 2-2 राज्यों सीमा बनाएंगे, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। तो हनुमानगढ़ सीमा बनाएगा पंजाब और हरियाणा के साथ, डीग बनाएगा हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर बनाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। फिर 5 राज्य ऐसे जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, जो हमने देखा पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। सर्वाधिक 89 किलोमीटर, सबसे कम 89 किलोमीटर की पंजाब बनाएगा और सर्वाधिक एमपी की है 1600 किलोमीटर, हरियाणा की 1269 है, यूपी की 870 और गुजरात की 1022 किलोमीटर। राज्य है, राज्य पर सीमावर्ती जिले। पंजाब राज्य पर हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है श्रीगंगानगर और न्यूनतम बनाने वाला है हनुमानगढ़। कुल जिले हैं 2। हरियाणा की बॉर्डर, हरियाणा से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है हनुमानगढ़, सबसे कम बनाएगा अलवर। टोटल जिले हैं 8। यूपी के साथ भरतपुर सर्वाधिक बनाएगा, सबसे कम बनाएगा डीग अंतर सीमा। एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाएगा, सबसे कम बनाएगा भीलवाड़ा। गुजरात के साथ सर्वाधिक उदयपुर और सबसे कम बनाएगा बाड़मेर। राजस्थान में अगर हम जिलों की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे, इससे पहले 25 थे और 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था, साथ में 6ठा संभाग उसे बनाया गया था। 27वां जिला हमारा बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को, 28वां, 29वां और 30वां 12 दौसा और राजसमंद, 12 दौसा और राजसमंद, 12 दौसा और राजसमंद एक साथ बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं? 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को। इसके बाद में 31वां बना हनुमानगढ़ 1994 में, 32वां बना करौली 97 में और 33वां बना प्रतापगढ़ 2008 के अंदर। फिर इसके बाद 34वां बना बालोतरा, 35वां ब्यावर, 36वां डीग, 37वां डीडवाना कुचामण, 38वां कोटपुतली बहरोड, 39वां खैरथल तिजारा, 40वां फलोदी, 41वां सलुम्बर बढ़ता है। और कब बने ये? 29 दिसंबर 2024 को, 29 दिसंबर 2024 को बनते हैं। राजस्थान के अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है। 128 देश दुनिया के राजस्थान से छोटे हैं, राजस्थान 128 देशों से बड़ा है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1,32,139 वर्ग मील में फैला है। पूरे भारत का 10.41% भूभाग राजस्थान के पास है। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। यह हमारी माही नदी को 2 बार काटती है, माही नदी को 2 बार काटती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है हमारे यहाँ पर। कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर का चीखली गांव है इस पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित गांव कौन सा? डूंगरपुर का चीखली गांव।
और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील है। बांसवाड़ा सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है। और डूंगरपुर नहीं सॉरी, सर्वाधिक सबसे दूर कौन सा है? श्रीगंगानगर। कर्क रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? श्रीगंगानगर का। और सबसे पास कौन सा है? डूंगरपुर, सॉरी बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान के हम प्रतीकों की बात करें तो राजस्थान के प्रतीक कई सारे, जैसे राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष को खेजड़ी हमारा राज्य पक्षी गोडावण है। एक एक बात करते हैं। राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। पत्तियों को लूम कहा जाता है। पूजा इसकी विजयदशमी को होती है। कब होती है? विजयदशमी। राज्य पक्षी हमारा गोडावण है। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। 21 मई 1981 को इसको घोषित किया गया। माल टोरडी इसको आर्डोतिन बोलते हैं और हुकड़ा स्थानीय भाषा में, स्थानीय क्षेत्र में बोलते हैं। गोडावण की शरण स्थली कौन सी है? लाठी सिरिज। राज्य पुष्प रोइडा है हमारा टेकुमेला एंडुलेटा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। 31 अगस्त 1983 को इसको राज्य पुष्प घोषित किया। राजस्थान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं। सर्वाधिक जोधपुर में पाए जाते हैं। राज्य पशु है चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी में 22 मई 1981 को वन्य जीव घोषित किया गया है इसको। गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। हरिण इसको बोलते हैं। श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल है। 1948 में बनाया गया था इसको और 5 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। राज्य लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है हमारा। सुशीर वाद्य यंत्र। रामनारायण चौधरी इसके विश्व प्रसिद्ध कलाकार है। दुनिया बजाती है मुंह से, मेरे बाबा बजाते हैं नाक से, मेरे पड़ोसी है। राज्य नृत्य घूमर है हमारा। राज्य नृत्य की आत्मा है घूमर और सभी नृत्यों का शिरमौर कहा जाता है इसको। राज्य पशुधन श्रेणी में जो पशु है हमारा राज्य पशु वो है ऊंट। 30 जून 2014 ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। ऊंट संरक्षण के लिए अधिनियम लेकर आए 2015 में। पहली ऊंट डेयरी वो खोली गई जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर। ऊंट पालक जाति वो है रेबारी या रायका। ठीक है। और ऊंट ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी। ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी। ध्यान रखोगे। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक 2 ही घरानों में होता है, जयपुर घराने में और लखनऊ घराने में। इसकी उत्पत्ति होती है जयपुर घराने से। हाँ, हमारे राजस्थान में जो घराना एक्टिव है कथक के लिए वो कौन सा है? लखनऊ। शास्त्र नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो बिरजू महाराज, मालविका चित्रा, गोपी कृष्ण, रोहिणी बाटे, पंडित दुर्गालाल और रोशन कुमारी, ये इसके हैं। लोकगीत की बात करें, लोकगीत है हमारा केसरिया बालम, आओनी पधारो, मोरे देश। मांड गायकी में गाया जाता है। इसको पहली बार गाने वाली थी मांगी बाई, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने वाली थी कौन? अल्लाह जिला बाई। ठीक है। राज्य कवि है हमारे सूर्यमल मिश्रण साहब। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वीर सतसई, ठीक है, वंश भास्कर, बुद्ध चरित्र, सतीरासो, धातुरूपाली, छंदबख, बलवंत विलास ऐसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। संभागीय व्यवस्थाओं की बात करें, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले हीरालाल शास्त्री। कौन है? हीरालाल शास्त्री। इस पर रोक लगाने वाले हैं मोहनलाल सुखाड़िया। पुनः शुरू करने वाले कौन है? हरिदेव जोशी। हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। उसमें 25 जिले और 5 संभाग इन्होंने बनाए थे। अजमेर 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया और साथ में
छठा संभाग बनाया और जयपुर को समाप्त कर दिया था। जयपुर को समाप्त कर दिया था, जयपुर को समाप्त कर दिया था इन्होंने संभाग को। 24 अप्रैल 1962 को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। पुनः शुरू किया 26 जनवरी 1987 को, ठीक है। और अजमेर को पुनः जयपुर को पुनः संभाग बनाया और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी। सातवां संभाग भरतपुर को बनाया जाता है 2005 में। सीएम थी हमारे उस समय वसुंधरा राजे। इसके बाद 7 मार्च 2023 को अशोक गहलोत सरकार के अंदर रामलुभाया समिति बढ़ती है और रामलुभाया समिति 3 नए संभागों की सिफारिश करती है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। लेकिन बाद में जब भजनलाल जी की सरकार बनी तो भजनलाल जी ने कहा कि नहीं, ये तो साहब इससे हमारा प्रशासन खराब हो रहा है, तो हम इसकी समीक्षा करवाएंगे। समीक्षा के लिए ललित के पवार समिति बनाई और एक उप समिति बनाई मंत्रिमंडलीय, यानी मंत्रियों की एक समिति बनाई, जिसके अंदर मदन दिलावर, राज्यवर्धन राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश चौधरी, ठीक, कन्हैयालाल चौधरी और सूर्य सिंह रावत, ये थे। इन्होंने सिफारिश दी तो जो तीनों नए संभाग बनाए गए थे, सीकर, बांसवाड़ा और पाली, इनको 28 दिसंबर 2024 को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 28 दिसंबर 2024 को समाप्त कर दिया गया। बात करें संभागों की, जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। तो जो जोधपुर है, जालोर है और जैसलमेर है। तो 3 जे, कितने जे है? 3 जे है। कितने 3 है? जे है 3 जे बाबा। बाड़मेर है, बालोतरा है, 3 जे है, बाड़मेर है और जालोर है। 3 जे बाबा क्या बाबा? 3 जे बाबा है, पाएगा क्या? फांसी। क्या पाएगा? फांसी। क्या पाएगा? फांसी पाएगा। 3 जे में कौन कौन है? 3 जे कौन कौन है? जोधपुर है, जैसलमेर है, जालोर है। जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर जालोर, जालोर जैसलमेर जोधपुर, बाड़मेर बालोतरा, बाड़मेर बालोतरा। 3 जे बाबा, 3 जे बाबा, डीजे बाबा नहीं, 3 जे बाबा पा फांसी, 3 जे बाबा पा फांसी, पा से पाली, फा से फलोदी, सी से सिरोही। ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं। विशेषताओं की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, न्यूनतम वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग है, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग है। ये ध्यान रखोगे, है ना। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला सिरोही है। 3 संभागों से इसकी सीमा लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग है ना। उदयपुर संभाग की बात करें, किसकी बात करें? उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर संभाग में कौन कौन है? उदय है, राज और प्रताप। उदय, राज और प्रताप। उदय, राज और उदयराज और प्रताप। उदयराज और प्रताप डूबा। उदयराज प्रताप सच्ची डूबा। उदयराज और प्रताप सच्ची डूबा। उदयपुर, राजसमंद, प्रताप, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये क्या है? उदयपुर संभाग के 7 जिले। सबसे बड़ा जिला है उदयपुर, सबसे छोटा जिला है सलुम्बर। भरतपुर संभाग की बात करें, भरतपुर संभाग में ध्यान रखोगे आप 5 जिले कौन कौन से हैं? डीबीएससी, डीबीएससी की कॉलेज। किसकी कॉलेज? डीबीएससी की कॉलेज। कहाँ है? धौलपुर।
कहाँ है? धौलपुर। डीबीएससी की कॉलेज धौलपुर में है। डीग, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली। डीग, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये किसके जिले हैं? भरतपुर संभाग के। तो डीबीएससी की कॉलेज कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। 7वां संभाग है हमारा। 4 जून 2005 को हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बनाया गया था। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बड़ा जिला करौली है, छोटा जिला धौलपुर है। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, जयपुर संभाग के जिले याद रहेंगे। जयपुर के आसपास के 2 नए ध्यान रखेंगे, जोड़े कौन से गए हैं? खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड इसमें जोड़े गए हैं। बना देंगे इसकी भी। जय आ 2 झुंझुनू, जय आ 2 झुंझुनू, खैर कोटरख, खैर कोट रख। ठीक है, जय आ 2 झुंझुनू, खैरकोट रख। जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये सब क्या है? जयपुर संभाग के जिले हैं, ये ध्यान रखिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। क्षेत्रफल में बड़ा जिला जयपुर है, छोटा जिला खैरतल, तिजारा है। बीकानेर संभाग की बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, सबसे उत्तरी संभाग है। बड़ा जिला बीकानेर है, छोटा जिला हनुमानगढ़ है। ठीक है, आगे देखो। अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अजमेर, टोंक, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। जिले कौन कौन से? अभीना, टोंक, अभीना, टोंक, बड़ी, अभीना, टोंक, बड़ी, ये जिले हैं। इसमें 6 जिले। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ब्यावर, डीडवाड़ा, कुचामन। कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ब्यावर और डीडवाड़ा, कुचामन। विशेषता क्या है इसकी? मध्यवर्ती संभाग है, 6 संभागों से सीमा बनाता है। बड़ा जिला नागौर है, छोटा जिला ब्यावर है। कोटा संभाग की बात करें, कोटा संभाग में 4 जिले हैं। कौन को है? बाबू को झाला दे। किसको झाला देंगे? बाबू को झाला दे। 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये 4 जिले हैं जो कि कोटा संभाग में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है इसका 12, छोटा है कोटा। जनसंख्या में बड़ा जिला है कोटा, छोटा है बूंदी। जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक कोटा का है, सबसे कम 12 का है। राजस्थान का भौतिक विभाजन की बात करें तो राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन करने वाले हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा, और इन्होंने अपनी किताब राजस्थान का भूगोल में ऐसा किया था। उन्होंने 7 भौतिक प्रदेश बताए। कौन कौन से बताए? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। कोई खास नहीं है पर ध्यान रखिएगा। राजस्थान का दूसरी बार विभाजन किया था 1968 ईस्वी में AK सेन ने। आधार जलवायु को माना था। और तीसरा जो भौतिक विभाजन किया वो 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किया। इन्होंने 2 भाग बताए, 4 उपभाग बताए और 12 लघु प्रदेश बताए।
ठीक है। राजस्थान और राजस्थान का पठार इन्होंने दो भाग बताए, 4 उपभाग मरुस्थलीय, राजस्थान, बागड़, अरावली पर्वत पठार और चंबल बेसिन ये बताए। 12 लघु प्रदेश बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गग्गर, शेखावाटी, नागौर, लूणी, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, मध्य चंबल और निम्न चंबल, ये लघु प्रदेश बताए। ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट हमारा ये चौथा। राजस्थान में चौथा भौतिक विभाजन किया किसने? हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने। इनकी किताब है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। 4 भौतिक प्रदेश इन्होंने बताए हैं। कितने भौतिक प्रदेश बताए इन्होंने? 4 भौतिक प्रदेश बताए। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी और पूर्वी ये दोनों तैतीस सागर के भाग हैं। किसके भाग है? तैतीस सागर के भाग है। अरावली और दक्षिण पूर्वी पर्वत पठारी क्षेत्र ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है। इसके भाग है, गोंडवाना लैंड के भाग है ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं इसमें। अब बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के पूरे भूभाग के 61.11% भूभाग पर फैला है। लगभग 1,75,000 इसका क्षेत्रफल है। पूरे मरुस्थलीय प्रदेश को हमने वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको हमने कहा शुष्क प्रदेश, और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है मरुस्थल का उसको कहा हमने अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश की बात करें, शुष्क प्रदेश को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। पहले बात करें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की, ये वह मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। पोखरण, बालोतरा और फलोदी, पोखरण, बालोतरा और फलोदी, यहाँ पर हम्मादा प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, इन चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। यहाँ पर टर्शियरी, जूरेसिक और प्लिस्टोसीन इस काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ पर फलोदी के अंदर एक गांव है बाप, क्या है? बाप। यहाँ पर मोरेन चट्टानें पाई जाती है जिनको बाप बोल्डर बोलते हैं, बाप बोल्डर बोलते हैं उसको। और यहाँ से इसी क्षेत्र में आकल गांव से 18 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं जिनको आकलवुड फॉसिल पार्क में रखा गया है। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। फिर हम बात करें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। आकृति के आधार पर बालू का स्तूपों के कई सारे प्रकार होते हैं, कुछ प्रकार हम यहाँ देखते हैं। बरखान है, अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उनको बरखान बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य, पवन के प्रवाह की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक है। अनुप्रस्थ की बात करें, पवन के प्रवाह की दिशा में बाधा से बने समकोणीय स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। पवनानुवर्ती, लंबवत रेखा के रूप में निर्मित बालू का स्तूप पवनानुवर्ती होते हैं। धैर्यन, स्थानांतरित होने वाले रेत के टीले हैं, उनको धैर्यन कहा जाता है। नेबखा, झाड़ियों के सारे निर्मित नेबखा होते हैं। गर्तों के पीछे निर्मित होने वाले लुनेट है। तारा स्तूप किसे कहते हैं? 3 या अधिक शाखाओं वाला स्तूप तारा स्तूप कहलाता है। पैराबोलिक, परवलयाकार और हेयर पिन, बालों में लगाने वाली जो पिन होती है उसके आकार का जो स्तूप होता है उसको पैराबोलिक बोलते हैं। श्रब काफिज, श्रब काफिज, छोटी झाड़ियों के सारे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप श्रब काफिज होते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, मरुस्थल का वह क्षेत्र जहां पर लगातार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी बीच में जगह नहीं होती है उनके, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। कहाँ दिखा देते हैं? हनुमानगढ़ से लेकर हिसार तक, हरियाणा हिसार तक अधिकांश तो दिखाई देते हैं। फिर हम बात करें अर्धशुष्क प्रदेश की। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। 4 भागों में इसको बांटा है, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ लूणी बेसिन प्रदेश। गग्गर, शेखावाटी, नागौरी और गोडवाड़ लूणी बेसिन।
हम बात करें पहले किसकी, गग्गर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं, गग्गर प्रदेश। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको गग्गर प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गग्गर नदी का प्रवाह है। बग्गी, गग्गर नदी के उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के जो मैदान है उनको बग्गी कहा जाता है। और नाली किसे कहते हैं, तो नाली कहेंगे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। किसमें, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गर नदी अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बटकर अपर्दन की क्रिया से दरारनुमा संरचना का निर्माण करती है। क्या करेगी, छोटी छोटी शाखाओं में बटकर अनेक दरारनुमा संरचना का निर्माण करती है अपर्दन के कारण। तो उन्हें राजस्थान में तो कहेंगे नाली और पाकिस्तान में कहेंगे हकड़ा या हकरा। सेम की समस्या भी इस क्षेत्र में है, गग्गर प्रदेश में। सेम की समस्या क्या है, जो नहरी क्षेत्र है उन नहरी क्षेत्रों में जल का रिसाव हो जाता है मिट्टी में नहरों से, और वो जो भूमि होती है वो दलदली हो जाती है। दलदली होने के कारण जो फ्लोराइड होता है या नमक होता है वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। इसको बोलते हैं सेम की समस्या। सर्वाधिक ये दिखाई देती है कहाँ पर, हनुमानगढ़ के बडोपाल गांव में। सर्वाधिक प्रभावित इससे कौन है सेम की समस्या से, बडोपाल गांव है हनुमानगढ़ का। और इसकी समस्या से निजात पाने के लिए यूकेलिप्टिस के पौधे लगाए जाते हैं। इसके पेड़ लगाए जाते हैं, यूकेलिप्टिस के, यानी सफेदा के। शेखावाटी प्रदेश की हम बात करें तो एक विद्वान हुए WN नॉर्डन, उन्होंने शेखावाटी शब्द दिया पहली बार। विस्तार इसका चुरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन में आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र, यानी इसमें जो नदियां बहती है वो इसी क्षेत्र में इससे निकलती है और यहीं पर लुप्त हो जाती है। कांतलिया की प्रमुख नदी है। अस्थायी तालाब यहाँ पर बनते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, उनको सरिया सरोवर कहा जाता है। जैसे साला सर हो गया, माना सर हो गया, पुल्ला सर हो गया, जस्सू सर हो गया, मलसी सर हो गया। ठीक है। बीड़ किसे कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में घास के जो मैदान होते हैं उनको बीड़ कहते हैं। वैसे डूडाड़ में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं, बीड़ा। जोड़ किसे बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के मरुस्थलीय भागों में चूना पत्थर की चट्टानों से पानी नीचे की ओर जाता है और कठोर जो चट्टानें होती है उसकी सतह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो उस शुद्ध जल को बाहर निकालने के लिए जो कुएं बनाए जाते हैं उनको जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। जोड़ विकास कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा चलाया गया वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। नागौरी उच्च भूमि की हम बात करें तो इसका विस्तार नागौर में है। आसपास का जो भूभाग है उससे थोड़ी ऊंचाई पर है। ठीक है, ऊंचाई पर है तो अपर्दन की क्रिया भी होगी। औसत ऊंचाई 300 से लेकर 500 मीटर तक है। मायका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है जिसके कारण नमक वहां पर उत्पन्न होता है। रेह कलर भूमि, तीव्र पवनों के द्वारा भूमि के ऊपर से जल सूखने के बाद भूमि पर जिस सफेद नमकीन परत का जमाव हो जाता है उसे रेह कलर भूमि कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, रेह या कलर भूमि कहा जाता है। अवसादी चट्टानों में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में किसके भंडार पाए जाते हैं, जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। सर्वाधिक गोठ मांगलोद नागौर में। सर्वाधिक कहाँ है, गोठ मांगलोद नागौर में। ठीक है, किसका, जिप्सम का भंडार। इसके अलावा यहाँ मकराना श्रेणी पाई जाती है जिसमें जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जायल श्रेणी है जो फ्लोराइड जल के लिए प्रसिद्ध है। मांगलो श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और हरे कबूतर यहाँ पर पाए जाते हैं सरिस्का के अलावा। सरिस्का अभ्यारण्य मिलते हैं, फिर यहाँ मिलते हैं। कुबड़ पट्टी, नागौर और अजमेर के जिन क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है वहां के लोग पानी पीने की वजह से उनके दांतों में पीलापन आ गया और हड्डियों में तिरछापन आ जाता है और जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो ऐसी हो जाती है, कुबड़ के समान हो जाती है। इस कारण से उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो डीडवाना कुचामन की मकराना तहसील का आसरवा गांव है। कौन सा है, कुचामन डीडवाना जिले की मकराना तहसील का आसरवा गांव है। लूणी बेसिन प्रदेश या गोडवाड़ प्रदेश की हम बात करें तो विस्तार इसका लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र अजमेर में है। नागौर का दक्षिणी भाग इसमें आता है। पाली ब्यावरा कुछ भाग आता है। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और जालौर वाले क्षेत्र इसमें लूणी बेसिन में आते हैं। रोही किसे कहते हैं, लूणी नदी व अरावली का मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको रोही बोलते हैं। कालभरा डूंगर लूणी बेसिन की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाता है। ये
गोडवाड़ प्रदेश, लूणी के निकट का हरा भरा जो क्षेत्र है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। नर्मदा नहर, लूणी बेसिन की प्रमुख नहर कौन सी है? नर्मदा नहर। 56 की पहाड़ियां, ये बाड़मेर में सिवाना से लेकर मोकलसर तक है। 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह है, श्रृंखला है ये, इनको 56 की पहाड़ियां बोलते हैं। 56 की पहाड़ियां ग्रेनाइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पीपलूद गांव, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सांचौर को क्या कहेंगे? राजस्थान का पंजाब कहेंगे। हाँ, मरुस्थलीय प्रदेश देखो, मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क में फिर हमने शुष्क और अर्धशुष्क को बांटा। तो अर्ध जो शुष्क है उसको हमने दो भागों में, बालू का स्तूप और बालू का मुक्त में बांटा। फिर अर्धशुष्क उसको हमने 4 भागों में बांटा, लूणी बेसिन, शेखावाटी है ना, गग्गर बेसिन और गोडवाड़ लूणी बेसिन, ये हमने इसके बांटे। और इसको भूभाग के आधार पर, धरातल के आधार पर 3 भागों में, अर्घ, रेग और हम्मादा, अर्घ, रेग और हम्मादा में बांटते हैं इसको। अर्घ जो बिल्कुल रेतीला मरुस्थल है उसको अर्घ बोलते हैं। रेतीला और पथरीला जो मरुस्थल है उसको रेग बोलते हैं। और रेतीला और चट्टानी जो है उसको हम्मादा बोलते हैं। कुछ बातें हैं मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। वनस्पति मरोद्भिद प्रकार की जीरोफाइट यहाँ पाई जाती है। विस्तार इसका 15 जिलों में है। लंबाई 640 किलोमीटर है। चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। प्रमुख नदियां गग्गर और लूणी है यहाँ पर। तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। जनसंख्या 40% है। अवशेष तैठी सागर का ही दोंगड़ा। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मानसून पूर्व होने वाली जो चक्रवाती वर्षा है उसको बोलते हैं दोंगड़ा। क्या बोलते हैं? दोंगड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अर्घ सर्वाधिक जैसलमेर वाले क्षेत्र में है। रेग रेतीला और पथरीला मरुस्थल है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, सीकर और झुंझुनू में पाया जाता है। हम्मादा रेतीला और चट्टानी मरुस्थल है। पोखरण, बालोतरा और फलौदी में पाया जाता है। उधर हमने देखा था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, क्योंकि जब चट्टानी है तो स्तूप कहां से बनेंगे? फिर बात करें लाठी सीरीज की। तो लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जलपट्टी है जो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक है। इसके एक गांव है चांदन गांव, वहां पर एक नलकूप है, चंदन नलकूप। इसको थार का गड़ा कहा जाता है। इसको गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। सेवण घास यहाँ पर मिलती है। और सेवण घास को क्या बोलते हैं बाड़मेर के अंदर? लिलोण। क्या बोलते हैं? लिलोण। मरुस्थल का उद्यान कहते हैं इसको, नखलीस्थान और ओएसिस बोलते हैं। रण और रण की बात करें तो मरुस्थल भागों में भूमि पर छोटे छोटे गड्ढों में जल भर जाने से जिस दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है उसे रण या रण कहा जाता है। जी, सबसे बड़ा रण कौन सा है? थोब का रण। कौन सा है? थोब का। पलाया झीलें किसे? रेत के टीलों के मध्य निर्मित अस्थायी लवणीय झीलें जो होती है उनको बोलते हैं क्या? अस्थायी लवणीय झीलें। सबसे बड़ा रण है। पलाया झीलें रेत के टीलों के मध्य निर्मित अस्थायी जो लवणीय झीलें होती हैं उनको पलाया झीलें बोलते हैं। तल्ली या पोखर किसे कहते हैं? रेगिस्तानी भागों में छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल आकर इकट्ठा हो जाता है। वहां इकट्ठा होता है तो जो जगह होती है उसको बोलते हैं तल्ली या पोखर बोलते हैं। बाद में जब तल्ली और पोखर का पानी सूख जाता है वहां पर उपजाऊ भूमि रह जाती है। उस उपजाऊ भूमि को बोलते हैं खड़ेल। और उस पर जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं खड़ेल कृषि। खड़ेल कृषि की शुरुआत करते हैं पालीवाल ब्राह्मण। और कहाँ पर करते हैं? जैसलमेर। कहाँ पर करते हैं? जैसलमेर के अंदर।
तलीय पोखर, रेगिस्तानी भागों में छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जो मीठा जल है वो आकर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको तलीय पोखर कहते हैं। बाद में तलीय पोखर का जो जल है वो सूख जाने के बाद में उपजाऊ भूमि वहां पर रहती है, उस उपजाऊ भूमि को बोलते हैं खडीन, और इस पर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं खडीन कृषि। क्या बोलते हैं? खडीन कृषि। खडीन कृषि की शुरुआत करने वाले हैं पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर के। अब बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की, इसको आडावाला पर्वतीय बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, आज ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में अवस्थित है। यानी अब क्या हो गया, ये अपरदन के कारण घिस गया है, अपने पूरे रोल जो रूप है उसमें नहीं है। विष्णु पुराण में इसको सुमेरु पर्वत कहा गया है। उत्पत्ति इसकी प्री कैम्ब्रियन काल में होती है। विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। 692 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में, सबसे कम राज्यों में हरियाणा वैसे दिल्ली में है। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में, हरियाणा और वैसे दिल्ली में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है और ऊंचाई पर बसा शहर कौन सा है? माउंट आबू। सबसे निम्नतम बिंदु इसका सांबर झील है और निम्नतम शहर है पुष्कर। निम्नतम शहर कौन सा है? पुष्कर है। ठीक है। अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर घटती है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, अरावली की जो चौड़ाई है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती। चौड़ाई की बात कर रहा है, ऊंचाई की नहीं, चौड़ाई की बात कर रहा है। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और सबसे कम वो जो है वो अजमेर के अंदर है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई राजसमंद से बांसवाड़ा जिलों के मध्य में है। हमारे लिए महत्व क्या है राजस्थानियों के लिए इसके कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ये महान भारतीय जल विभाजक रेखा है। पंजाब के मैदान को गंगा के मैदान से और गंगा के मैदान को सिंधु नदी तंत्र से अलग करता है। ये अरावली पर्वतमाला उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में होती है। प्रकार है इसका वलित, ब्लॉक या अवशिष्ट। आकार तानपुरे के समान है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये 9% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। जनसंख्या यहाँ पर 10% निवास करती है। तीन प्रकार की चट्टानों से निर्मित है ये, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर। क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और संगमरमर। विस्तार इसका 19 जिलों में। औसत ऊंचाई 930 मीटर है इसकी। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। 692 कुल है, 80% है राजस्थान के अंदर। ठीक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में इसका विस्तार है। दिल्ली में रायसीना हिल्स तक है। गुजरात में पालनपुर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? पालनपुर से। राजस्थान में मैक्सिमम है, हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में सबसे कम है। रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ हमारा। फिर हमने इसका भौतिक विभाजन किया अरावली का, दक्षिणी अरावली में, मध्य अरावली में और उत्तरी अरावली में। दक्षिणी अरावली की चोटियों की बात करें तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। ठीक है। कौन कौन सी? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। आपको ये शुरू की 4 याद रखनी है, नाम और ऊंचाई। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा ये तीनों सिरोही के अंदर है, इसमें सिरोही में है ये। और जरगा कहां पर? उदयपुर में। 1722, 1597, 1442, 1431। कौन कौन सी है? 1722, 1597, 1442 और 1431। कैसे याद रखोगी? गुरु से दिल लगा, दिल लगा, जरा आशा रखो तारा। गुरु से दिल लगा, गुरु से दिल लगा, गुरु से दिल लगा। ठीक है। तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, लगा, जरगा, लगा, जरगा। ठीक। ये ध्यान रखोगे। 4 ऊंची ध्यान रखोगे आप। 1722, 1597, 1442, 1431। अचलगढ़ की 1380 मीटर सिरोही में। आबू भी सिरोही में 1295। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। धोनिया उदयपुर, जयराज सिरोही में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में, सुंधा पर्वत भीनमाल जालोर में है। माकड़ मगरा सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी,
गोगुंदा, कोटड़ा और ऋषभदेव, ये सब उदयपुर के अंदर है। डोरा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर और झारोला बाकर, ये सब कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में है। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की 3 चोटियां हैं, मोरमजी, तारागढ़ और नागपहाड़। मोरमजी, तारागढ़ और नागपहाड़। मोरमजी टोडगढ़ ब्यावर में है, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। तारागढ़ अजमेर में 873 किलोमीटर और नागपहाड़ कहां पर है? अजमेर के अंदर। क्या क्या है ये? MTN। क्या है ये? MTN। क्या है? MTN। क्या है भाई ये? MTN। मोरमजी है, तारागढ़ है और नागपहाड़ है। ठीक है, 933, 873, 795। क्या क्या है? 987, 379, 335। ध्यान रखिएगा, 933, 873 और 795 क्रम MTN ध्यान रखना। मोरमजी, तारागढ़ और नागपहाड़। नागपहाड़ से लूणी और रूपनगढ़ नदियों का उद्गम होता है। उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। मालखेत सीकर में है, 1052 मीटर इसकी ऊंचाई है। लोहारगढ़ झुंझुनू में है, 1051 मीटर ऊंचाई है। भोजगढ़ सीकर में है, 997 मीटर ऊंचाई है। खो जयपुर में है, 920 मीटर ऊंचाई है। बैराज अलवर में है, 792 मीटर ऊंचाई है। बाबाई सीकर में है, 780 मीटर ऊंचाई है। बरवाड़ा जयपुर में है, बिलाली अलवर में है। मनोहरपुरा जयपुर में है। बैराट कोटपुतली बैरोड में है। सरिस्का अलवर में है। भानगढ़ और सिरावास अलवर में है। नाहरगढ़ और जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में। सर्वाधिक जयपुर की ध्यान रखो, किसकी ध्यान रखो? जयपुर की। जयपुर की सबसे ऊंची कौन सी है? खो। कौन सी है? खो। जयपुर की सबसे ऊंची कौन सी है? खो। खो के बाद में कौन सी है? बरवाड़ा। खो के बाद कौन सी है? बरवाड़ा। बरवाड़ा के बाद में कौन सी है? मनोहरपुरा। मनोहरपुरा कौन सी है? मनोहरपुरा। मनोहरपुरा के बाद में कौन कौन सी है? नाहरगढ़ और जयगढ़। नाहरगढ़ और जयगढ़ कौन कौन सी है? नाहरगढ़ और जयगढ़। जयपुर की ध्यान रखेंगे, खो, बरवाड़ा, मनोहरपुरा, नाहरगढ़ और जयगढ़। फिर अलो सीकर। सीकर की 2 है, कौन कौन सी है? रघुनाथगढ़ और मालखेत। रघुनाथगढ़ और मालखेत। रघुनाथगढ़ और मालखेत ये दोनों सीकर में है। सबसे ऊंची रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर और मालखेत 1052 मीटर है। लोहारगढ़ झुंझुनू में। लोहारगढ़ कहां पर है? झुंझुनू में। लोहारगढ़ सिंगल। भोजगढ़ सीकर में। भोजगढ़ कहां पर है? सीकर में। बिलाली अलवर में है। बैराट कोटपुतली बैरोड में है। इसमें क्वेश्चन से नहीं आएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध पहाड़ियों की हम बात करते हैं। ठीक है, पहाड़ियों की बात करें तो बीजासन का जो पहाड़ है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। आरबुद पर्वत सिरोही में है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में है। आडावाड़ा पर्वत बूंदी में है। मालानी पर्वत जालोर बाड़मेर और बालोतरा के बीच है। बरवाड़ा की पहाड़ियां जयपुर में है। बरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ? जयपुर में है। सारण की पहाड़ियां पाली में है। मानी और नैनी पहाड़ी कहाँ पर? बयाना की किला इस पर बना हुआ है, भरतपुर में है। भामती पहाड़ी पर शाहगढ़ शाहबाद का किला बना हुआ है, 12 में। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला है, जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी मंदिर है, करौली में। नानी सीरडी पहाड़ी है, सोजत का किला इस पर बना हुआ है, पाली के अंदर। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ बना हुआ है। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला। हेमकुट गंधमांधन कुंभलगढ़ किला इस पर बना हुआ है। कनकाचल स्वर्णगिरी जालोर का किला है, इसके ऊपर ईगल पहाड़ी जयगढ़ दुर्ग इस पर बना हुआ है। कालिको पहाड़ी आमेरा किला बना हुआ है। किबीटली पहाड़ी तारागढ़ का दुर्ग। कोशवर्धन पहाड़ी शेरगढ़ किला इस पर बना हुआ है। गुगरा घाटी अजमेर में। गुगरा घाटी कहाँ पर है? अजमेर में। गुगरा घाटी कहाँ पर है भाई साहब? अजमेर में। राजस्थान के प्रमुख पठारों की बात करें तो उड़िया का पठार है 1360 मीटर, सिरोही के अंदर है। ठीक है, आबू का पठार है 1200 मीटर। बोराट का पठार है 920 मीटर। भोमट का पठार है भोमट का पठार कहां पर है? उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य क्षेत्र है। उपरमाल का पठार बिजोलिया से बेलसोटगढ़ के मध्य का पठार है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ से आयड बेडज आयड व गंभीर नदी के मध्य का पठारी क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ का किला इस पर बसा हुआ है। ठीक है, कैसे याद रखोगे इसको आप?
उड आबू भोर में मन को लसाऊं। उड आबू भोर में मन को लसाऊं। सबसे ऊंचा उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार, भोमट का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ठीक है, लसाड़िया का पठार और ऊपरमाल का पठार। लसाऊं को से कांकनवाड़ी कर लो, को से कांकनवाड़ी। तो उड आबू भोर में मन को लसाऊं, उड आबू भोर में मन को लसाऊं। ये ध्यान रखना, कांकवाड़ी पठार सर इसका अभ्यारण्य क्षेत्र में है। कांकवाड़ी का किला इस पर बना हुआ है। दारा शिकोह को कैद करके यहाँ रखा था औरंगजेब ने। लसाड़िया का पठार सलुम्बर जिले की जयसमंद झील के निकट फैला कटाफटा क्षेत्र है। मानदेसरा चित्तौड़गढ़ में, भैंसोड़गढ़ अभ्यारण्य स्थित है इसके ऊपर। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में आयड़ व गंभीर नदी के मध्य का पठारी क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ का किला इस पर बना हुआ है। परमाल का पठार बिजोलिया से भैंसोड़गढ़ तक का है। भोराट उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य फैला है। सॉरी, भोमट उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य, और भोराट है गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का पठारी क्षेत्र। जल विभाजक का भी काम करता है। बनास, आयड़, मानस, वाकल और मानसी साबरमती नदियां इधर से निकलती है। आबू का पठार 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। बैथोलिक संरचना है इसकी। अचलगढ़ का किला इस पर बना हुआ है। टोड रॉक और नन रॉक भी इसी के ऊपर है। राजस्थान के प्रमुख दर्रों की अपन बात करें तो दर्रे हैं साहब उदयपुर के अंदर फुलवारी किनाल, केवड़ा किनाल, केलवा किनाल, हाथी दर्रा और देबारी दर्रा। फुलवारी किनाल से मानसी व बाकल नदियों का उद्गम होता है। राजसमंद में गोरम घाट व कामली घाट है। ये मारवाड़ जंक्शन को राजसमंद से जोड़ता है। गोरम घाट मारवाड़ जंक्शन को राजसमंद से जोड़ता है। इसके अलावा दिवेर घाट, झीलवार, पगलिया किनाल है। यहाँ पर झीलवार, पगलिया किनाल पाली को राजसमंद से जोड़ती है। पाली आता है मारवाड़ में और राजसमंद आता है मेवाड़ में। तो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाली नाल भी कौन सी? झीलवा और पगलिया किनाल। पाली, देसूरी किनाल, सोमेश्वर किनाल, हथियागुड़ा किनाल, बरदर्रा। ये कहां पर है? पाली के अंदर। ब्यावर में पखारिया दर्रा और शिवपुर दर्रा। ये किसके दर्रे हैं? अरावली के। किसके हैं? अरावली के। पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें, किसकी बात करते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश देखिए, अभी तक हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा। पूरे राजस्थान का 61.11% भूभाग पर है और 40% जनसंख्या यहाँ पर है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान के 9% भूभाग पर और 10% जनसंख्या। कितनी प्रतिशत है? 10% जनसंख्या है। और जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 23% भूभाग पर है और लगभग 39% जनसंख्या है हमारी। कितनी है? 39% जनसंख्या है हमारी यहाँ पर। अभी तक हमने ये पढ़ा। आगे देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सभी भौतिक प्रदेशों में खाद्यान्न कटोरा बोलते हैं उपजाऊपन के कारण। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डीग, भरतपुर, खैरतल, तिजारा, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली, बैरोड में है। जलवायु यहाँ पर आर्द्र है। ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है। नवीनतम भौतिक प्रदेश है। तैठी सागर का अवशेष माना जाता है। भूभाग 23% है इसका। जनसंख्या 39% है। औसत ऊंचाई 250 मीटर है। निर्माण जलोढ़, दोमट और काप मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको पश्चिमी भाग से अलग करती है, तो 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से अलग करती है। ठीक है। प्रमुख शब्दावली यहाँ पर है। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसको मेवल कहा जाता है। प्रतापगढ़ को रियासती काल में देवलिया बोलते थे। टोंक के देवली से भीलवाड़ा के जहाजपुर के मध्य का जो उबड़ खाबड़ मैदान है, कहां से? टोंक के देवली से। क्या रहा देखो,
टोंक से जाएगा कहाँ पर, जहाजपुर। कहाँ जाएगा, जहाजपुर। यानी देवली से कहाँ जाएगा, जहाजपुर। यहाँ पर कौन सा मैदान है, उबड़ खाबड़। कैसा है, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ है तो इसको बोलेंगे क्या, खेराड़। क्या बोलेंगे, खेराड़। ठीक है। लेकिन जब वो देवली से कहाँ जाएगा, भैंसरोडगढ़। कहाँ जाएगा, भैंसरोडगढ़। तो वही उबड़ खाबड़ मैदान होगा और वो क्या कहलाएगा, ये माल खेराड़। क्या कहलाएगा, माल खेराड़ कहलाएगा, ये ध्यान रखो, है ना। देवली से जहाजपुर खेराड़ और देवली से भैंसरोडगढ़ माल खेराड़, ये ध्यान रखो, है ना। मेवाड़ का मैदान बनास नदी का दक्षिणी भाग बनास का मैदान है। डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक, इधर देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। भूभाग और जनसंख्या, इसके पास भूभाग है हमारा 61.11% और 40% जनसंख्या। फिर हमने पढ़ा अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश। भूभाग इसके पास 9%, जनसंख्या है 10%। फिर हमने पढ़ा पूर्वी मैदान, 23% भूभाग है और 39% जनसंख्या है। फिर हम पढ़ रहे हैं हाड़ौती का पठार, सॉरी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके पास 6.89% भूभाग है और 11% जनसंख्या है। कितनी है, 11% जनसंख्या है। तो 61 और 9 70, 70 और 7 कितने हो जाएंगे, सॉरी 70 और 30 100 ये हो जाएंगे, और 40 10 50 और 50 कितने हो जाएंगे, 100। यानी ये आंकड़ा हमारा सही है। मरुस्थलीय प्रदेश में का भूभाग 61.11% है, जनसंख्या 40%। अरावली में 9% भूभाग अरावली के पास है पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का, और 10% जनसंख्या राजस्थान की इसके पास है। पूर्वी मैदानों की बात करें, 23% भूभाग पर फैला हुआ है, 39% राजस्थान की जनसंख्या यहाँ निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% भूभाग है और 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ये ध्यान रखोगे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है इसको। क्षेत्रफल 6.89%, सबसे न्यूनतम सबसे छोटा है क्षेत्रफल में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सब भौतिक प्रदेशों में। जनसंख्या 11%, जनसंख्या में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। सर्वोच्च चोटी है इसकी चांदवाड़ी, जो कि कहां पर है, झालावाड़ में, और 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। संक्रांति प्रदेश बोलते हैं, अरावली और विंध्याचल को आपस में जोड़ता है, इस कारण से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्या कहलाता है, संक्रांति प्रदेश कहा जाता है इसको। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसको दो भागों में बांटते हैं, विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती का पठार। विंध्यन कगार भूमि बनास और चंबल के बीच का जो क्षेत्र है उसको विंध्यन कगार भूमि बोलते हैं। बलुआ पत्थरों से निर्मित है, यहाँ पर कई प्रकार के बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, जैसे लाल बलुआ पत्थर धौलपुर में पाए जाते हैं, गुलाबी बलुआ पत्थर करौली में, और सलेटी बलुआ पत्थर कहाँ पर पाए जाते हैं, बूंदी के अंदर। कहाँ पर पाए जाते हैं, बूंदी। हाड़ौती के पठार की अपन बात करें तो इसका विस्तार है कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। कहाँ पर है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। काली और रेगुर या वर्टिसोल मृदा से इसका निर्माण हुआ है। क्रिटिशियस काल की बेसाल्ट चट्टानों का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। अब हाड़ौती के पठार को भी हमने 5 भागों में विभाजित किया है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में, चंबल नदी का निर्मित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार और डंग गंगधर प्रदेश, ये 5 भाग हमने हाड़ौती के पठार किए हैं। ठीक है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी इसमें पाई जाती है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, बूंदी की पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं और कुंडला की पहाड़ियां हैं। चंबल नदी द्वारा जो मैदान निर्मित है वो चंबल नदी का है। शाहबाद उच्च भूमि यहाँ पर है। झालावाड़ का पठार जिस पर रामगढ़ क्रेटर की खोज हुई है, रामगढ़ क्रेटर है 12 के अंदर। 1869 ईस्वी में डॉक्टर मिलेट ने इसकी खोज की और ये भारत की पहली भू विरासत स्थल है, जियो हेरिटेज
साइट हमारी है। और डंग गंगधार की हम बात करें, किसकी बात करें, डंग गंगधार प्रदेश की हम बात करते हैं। बात क्या करना है, मतलब ये प्रदेश है इसका। इसके साथ आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। हम इसका दूसरा पार्ट ले गए, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के बचे हुए सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं, इनका रिवीजन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप वीडियो पसंद आए, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी।